हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब सिंपल सा बात है, अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ रखा होगा तो ऐसे पढ़ रखा होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति के 6 बच्चे होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स सेक और कॉट। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस तरह से पढ़ रखा होगा तब तो मुश्किलें आपको नहीं आएंगी। सिंपल सा बात है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री यहां बचेगा ही नहीं। तो पहले हम लोग यही समझना है आखिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों है। और जो J.F. हार्वर्ट है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन बोला है। J.F. हार्वर्ट, उन्होंने ये कहा है कि त्रिकोणमिति को छोड़ के संभवतः कोई ऐसी गणित की शाखा नहीं है जो कक्षा 10 के बीच, जो कक्षा 10 के जो मिडिल वाला चैप्टर होगा उसका स्थान ले सके। उन्होंने सिंपली कह दिया, देयर इज नथिंग विच सो ऑक्युपाई द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ ऐसा, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ट्रिग्नोमेट्री के अलावा गणित की और कोई शाखा है नहीं जो क्लास 10th के बीच, जो बीच में जो सब्जेक्ट आने वाले उसका स्थान ले। तो अगर J.F. हार्वर्ट ने यही कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैथमेटिक्स के बीच वाले चैप्टर में रखा गया, तो जरूर इसमें कुछ अच्छा जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग वही जानेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पढ़ना क्यों है। तो सिंपल सा बात, मैं आपके सामने बस 3 कंडीशन रखने वाला हूं यहाँ पे। सबसे पहला कंडीशन आप देखो, इसमें कुछ है नहीं, जैसे समझ लो बच्चे लोग, अभी वैसे भी दिसंबर का महीना चल रहा है, टीचर स्कूल या ट्यूशन से सभी बच्चों को घुमाने के लिए जाया जाता है। आप ऐसे एज्यूम करो आपको कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार घुमने को जाने का मौका मिला। आप गए, आपके सामने इस तरह से बस कुतुब मीनार खड़ा है। देखिए अब जरा, इस तरह से कुतुब मीनार खड़ा है। अब ये कुतुब मीनार है। अब क्या हुआ कि सामने एक बच्चा है, यहाँ पे इस तरह से बच्चा, सामने से इस तरह से बच्चा, अब ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है। अब सिंपल सा एक जेन्युइन बात है, 2 चीज हो सकता है। अगर आप कुतुब मीनार को देखिए तो ऐसे देखेंगे तो सबसे पहला टर्म तो ये समझ में आएगा, अरे यार ये कुतुब मीनार आखिर कितना ऊंचा होगा। ये बच्चे के मन में भी यही सवाल आया होगा कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कितना ऊंचा होगा। तो अब दूसरी बात, अगर हम ये देख पा रहे हैं, अगर मेरे मन में, अगर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चा जो है कुतुब मीनार का सबसे ऊंचा वाला शिखर देख रहा है। सिंपल सा बात है, अगर ये कुतुब मीनार का यहां पे देख रहा है तब तो ये बच्चा डिसाइड करेगा कि उसका ऊंचाई क्या है। तो देखिए ये बच्चा यहां से जो देख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नजर की रेखा, नजर की रेखा, लाइन ऑफ साइट। हो गया, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। अगर मैं इस मार्कर को इस तरह से अगर देख रहा हूं तो सिंपल सा बात है, मेरा जो एकदम ऐसे सीधे जाएगा, तो जो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नजर की रेखा, लाइन ऑफ साइट। ये बच्चा क्या कर रहा था, कुतुब मीनार क्या घूमने, कहीं दूर से कुतुब मीनार को देख रहा था। तो ये कुतुब मीनार, ये इसके मन में आया कि कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना होगा। तो अगर इसके मन में ये आया कि कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कुतुब मीनार के शिखर को देख रहा था। तो कुतुब मीनार के शिखर को ऐसे देखेगा, यहीं पे एक चीज हम लोग को देखना है। अगर ये कुतुब मीनार के शिखर को ऐसे दिख रहा है तो यहां से हम लोग क्या चीज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जरा देखिए, ये बच्चा यहां सीधा देख रहा था, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो जहां से देख रहा था वहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा। अब जरा एक बार फिर से ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात है, सब दोनों के बीच में एंगल बन गया भाई। दोनों देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं एंगल के बारे में, अगर एक ही पॉइंट से 2 रे स्टार्ट होता है, अगर एक ही पॉइंट से 2 रे स्टार्ट होता है तो उनके बीच के जो गैप बन जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो जरा देखो, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच एंगल बन गया। तो जो एंगल बना ये ऊपर देखने के कारण बना, इसीलिए इस वाले एंगल का नाम हम लोग क्या रख देते हैं, जो ये वाला एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन, सॉरी इसको बोलते हैं उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण। एकदम कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज़ पढ़ना है, एक चैप्टर 8 क्लास 10 में चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो देखिए चैप्टर 8 में अभी तो हम लोग बताएंगे कि आखिर ये 9 वाला चीज़ हम अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी देखिए दोनों को आपस में जोड़ देंगे तब जो चैप्टर पढ़ने में जो मज़ा आएगा, फिर देखिए। तो आप बस खाली सुनते जाइए, यहाँ पे भी कुछ हमने नहीं करा है, बस ये बच्चा कुतुब मीनार की ऊंचाई को देख रहा था, तो इसी तरह देखिएगा तो इसको बोलेंगे नज़र की रेखा, लाइन ऑफ साइट। जहाँ से बच्चा देख रहा था वहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन हमने खींच दिया, तो ये क्या चीज़ हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन और ये जो है क्या चीज़ है, लाइन ऑफ साइट, दोनों के बीच एंगल बन गया। अब बच्चा इस तरह से ऊपर देख रहा था तो एंगल यहीं एकदम आँख के सामने इसे ऊपर वाला में बनेगा। तो जब इस तरह का ऊपर वाले में बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, बोले तो उन्नयन कोण। कंडीशन नंबर 2, एक और कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, सिंपल सा बात है, एक और कंडीशन ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है फिर से, अब इस तरह से एक बिल्डिंग है, इस तरह से एक बिल्डिंग और यहाँ बालकनी में एक बच्चा खड़ा है। अभी बच्चा खड़ा है और ये बीच में क्या चीज़, नदी है, बीच में इस तरह से क्या चीज़, नदी है, और नदी के बगल में यहाँ पे ऐसे एक मंदिर है। इस तरह से मंदिर है और यहाँ पे कुछ ऐसे सीढ़ी बनाया हुआ है, और यही सीढ़ी पे इस तरह से एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। अभी बच्चा क्या चीज कर रहा है, यहाँ से इस फ्लावर पॉट को देख रहा है, इस तरह से यहाँ से जो फूल रखा हुआ है, फूलदानी, इसको देख रहा है। फिर से, अब फिर से अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएं, ये बच्चा कहाँ देख रहा है, ये फूल को देख रहा है, तो बच्चा के दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया कि यार हम यहाँ खड़े हैं, फूल यहाँ पे, मतलब ये जो नदी है, नदी कितना चौड़ा होगा, दिमाग में आया। तो सिंपल सा बात है, दिमाग में आया, इसका मतलब बच्चा किसको देख रहा है, इसको उस पार देख रहा है, तभी इसके मन में आया। जब तक बच्चा उस पार नहीं देखता नदी के, तब तक उसके दिमाग में ये आता क्या कि नदी का चौड़ाई कितना है, बिल्कुल नहीं आता। अब बच्चा नदी के उस पार देख पा रहा है, तो बच्चा के दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये नदी का चौड़ाई कितना होगा। तो बच्चा इस ये जो यहाँ पे जो फ्लावर पॉट इसको देख पा रहा है, यहाँ से देख पा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नजर की रेखा, नजर की रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब सिंपल सा बता, हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं, फिर से आप यहां से ऐसे एक हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे, ये क्या चाहिए हमारा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन, तो ये हमारा गया हॉरिजेंटल लाइन। अब जब देखिए फिर से लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच फिर से एक एंगल बन गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में क्या अंतर है, सिंपल सा बात है, ये वाला एंगल में बच्चा कुछ इस तरह से देख रहा था एकदम ऊपर, और इस वाले कंडीशन में बच्चा कुछ इस तरह से देख रहा है एकदम नीचे। जब नीचे देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अवनमन कोण, अवनमन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया। यह चीज हो सकता है, या तो बेचारा बच्चा ऊपर देख रहा है तो नज़र की रेखा और हॉरिजेंटल के बीच एक एंगल बनता है, तो जब ऊपर दिखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे देखेगा तब एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चा डिप्रेस होकर नीचे दिख रहा है, सिंपल सा बात है, हो गया दोनों काम खत्म। अब जरा यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, फिर से एक कंडीशन और ले, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं आज, एक कंडीशन और। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन, अभी का जो समय आ गया है एकदम वही से रिलेटेड एग्जाम्पल है। अभी पतंग का समय आ गया, अब हवा चलेगा, हवा चलेगा, बच्चे पतंग उड़ाएंगे, एकदम यही। सब कुछ, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था, अब यहाँ पे पतंग उड़ रहा था, अब इस तरह से पतंग उड़ रहा था, इसका डोरी यहाँ पे था, ठीक है। तो एक बच्चा यहाँ पे देखा, क्या देखा कि भाई पतंग उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। अभी फिर भाग के गया घर, ये भागते भागते गया घर, और घर में जाकर अपना दोस्त को उठाया, बोला अरे चल तुमको पतंग दिखाते हैं, आज क्या करते हो तुमको, चलो एक बड़ा पतंग है, देखो ना ऐसे पुष्पा वाला पतंग है, वैसे आता भी है, तो बोला कि आओ तुमको दिखाते, पुष्पा वाला पतंग है, आइए दिखाते। तो ये बच्चा अपना दोस्त को लेके आया, और अब दोनों को मिल के देख रहा है, वो भी देख रहा है, उसका दोस्त भी देख रहा है। तो आप खुद सोचो, जब ये बच्चा पहले देख रहा था तो पतंग यहाँ था, कुछ देर बाद बच्चा आया एक दोस्त को लेके, तो पतंग यहीं होगा क्या, बिल्कुल नहीं, पतंग थोड़ा आगे चला गया, तब पतंग क्या चाहिए, थोड़ा आगे चला गया। तो सिंपल सा बात है, पहले पतंग एक कंडीशन पे था, अब पतंग आ गया बी पे, तो दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, समझ में? तो सिंपल सा बात है, पहले बच्चा पतंग को देख रहा था तो अकेले देखने में मजा नहीं आ रहा था, उसको दोस्त को पकड़ के लाया और बोला चलो तुमको पुष्पा वाला पतंग दिखाते हैं। अब आया तो सिंपल सा पतंग जो उड़ाने वाला रस्सी और छोड़ रहा है, लो पतंग यहाँ पे आ गया। तो पहले पतंग था ए पे, फिर आ गया बी पे, तो पतंग कितना दूरी तय कर लिया, आपको यही बताना है।
जो पतंग कितना दूरी तय कर लिया, इसका ऊंचाई कितना है, ये जो जिस पे लड़का खड़ा है और ये जो है, ये सब दोनों के बीच नदी है, तो नदी का चौड़ाई कैसा है। तो इस तरह का चीज हम लोग को जानने को मिलता है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि अच्छा ये तो ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न हो गया, फिर आप जो बोल रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप ये जो बता रहे हैं ये तो फिर ऊंचाई और दूरी का प्रश्न हो गया। तो सिंपल सा बात है, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री को नहीं समझिएगा ऊंचाई एंड दूरी आपसे नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। ये क्या चीज, एप्लीकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो ऊंचाई और दूरी क्या चीज होगा अभी पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए दोनों को कैसे जोड़ देते हैं आपस में। अगर हम बताएंगे ये तीनों कंडीशन में इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, ये कहाँ से कहाँ तक गया है, इन स्थितियों को, अगर आपको इन स्थितियों में ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना है तो ट्रिग्नोमेट्री की गणित की एक शाखा आती है, और वो गणित की शाखा को हम लोग क्या चीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो उस गणित की शाखा को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ही इन तीनों स्थितियों में जो भी है ऊंचाई दूरी ज्ञात किया जा सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो समझ में आ गया आपको। इन तीनों स्थितियों में, अगर इन तीनों स्थितियों में हमको ऊंचाई, दोनों के बीच का दूरी, ये दूरी अगर ज्ञात करना है तो ये सब गणित की एक शाखा के अंदर आते हैं, और वो शाखा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम लोग ये सब तीनों क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे मन में आया ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, फिर थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। अब जरा यहाँ पे देखें, आइए अगर इसको हम लोग इरेज कर लें, ट्रिग्नोमेट्री को जरा तोड़ दें, ये जो ट्रिग्नोमेट्री इसको तोड़ दें, देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस तरह से हो जाएगा, ट्रीगोन और मेट्रिन। देखिए तीन चीज बनी, ट्रीगोन और मेट्रिन। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्द से लिया गया है और जोड़ के बनाया गया है। तो ग्रीक शब्द ट्रीगोन और मेट्रिन, तीन ग्रीक शब्द लिया गया, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीक शब्द, ये सब ग्रीक शब्द। तो ग्रीक शब्द से लेके जोड़ दिया गया है। ये जो ट्री है इसका मतलब क्या होता है, 3, 3। और ये जो गॉन है, गॉन का मतलब क्या होता है, साइड, भुजा। और जो मेट्रिन का मतलब क्या है, मेजर, मतलब क्या चीज करना, माप करना। तो सिंपल सा बात, यहां पे हम लोग क्या चीज करते हैं, तीन भुजाओं का माप करते हैं, इसी को क्या चीज बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो एकदम साधारण चीज है, ट्रिग्नोमेट्री में लोग क्या चीज करते हैं, तीन भुजाओं का माप करते हैं। और जो यही ट्रिग्नोमेट्री है, प्राचीन काल में भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको यूज देखना है तो मिस्र और बेबीलोन में आपको इसका यूज मिल जाएगा। मिस्र और बेबीलोन में अभी भी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से बहुत सारे काम किए गए थे, और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलविद का काम ही यही था, फाइंड आउट करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, डिस्टेंस ऑफ स्टार एंड प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ। कैसे फाइंड आउट करते थे, ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। ग्रह का दूरी, दो ग्रहों के बीच का दूरी, स्टार का दूरी पृथ्वी से कितना है, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा ही ज्ञात किया जाता था। तो सोचिए कितना अचंभा वाला चीज है। अब अचंभा वाला चीज तो अब और मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, अभी हम लोग तीन कंडीशन पढ़े थे, ये था पहला नंबर कंडीशन, ये था दूसरा नंबर कंडीशन, यहाँ पे था तीसरा नंबर कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखें, यहाँ पे तीन साइड को हम लोग नापते हैं, कितना साइड को नापते हैं, 3 साइड। तो जितना भी फिगर बना है उसमें वो फिगर को आपको एक ट्रायंगल के शेप में एज्यूम करना है, एक ट्रायंगल के शेप में क्या चीज करना है, एज्यूम करना। जैसे देखिए अब ये लड़का यहाँ से नीचे देख रहा था, तो एक साइड ये हो गया, ठीक है, और देखिए ये बिल्डिंग का ऊंचाई, या देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया। अब इसमें हम लोग तीनों साइड क्या चीज करेंगे, मेजर करेंगे। अब अगर यहाँ देखें, ये लड़का कुतुब मीनार को देख रहा था इस तरह से, तो ये कुतुब मीनार था, अब यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहा, देखिए फिर से इस तरह से एक ट्रायंगल आ गया। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे। इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको स्टडी करना तो इसमें हम लोग क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल भी ये बताते हैं। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, हम लोग क्या चाहिए करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, तो जो ये ट्रायंगल का एंगल है और जो इसके भुजा है, यहाँ पे क्या चाहिए, एंगल है, कोण और भुजा, साइड। तो ये सब दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, जो ये अगर एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी कोण बन रहा है, जो भी कोण है, जो भी भुजा है, तो कोण और भुजा में आपस में क्या रिलेशन होता है, यही हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब सिंपल सा बात है, अगर आपको ये रिलेशन पता होगा तभी ये बिल्डिंग में आप रिलेशन लगा सकते हो। कुतुब मीनार
जैसे अगर आपको ये पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक आप कुतुब मीनार से कितनी दूरी पर खड़े हैं, अगर हाइट निकालना है तो सिंपल सी बात है, आप रिलेशन ये सब दोनों में रिलेशन ढूंढ पाओगे तब तो करोगे। जैसे हम पता देगा, अगर ये बोले कि हम कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और इतना एंगल से देख पा रहे हैं, अगर हम बोले 30 डिग्री से हम लोग देख पा रहे हैं, तो बताइए कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये सब दोनों में कोई रिलेशन होगा, जैसे ये क्या चाहिए कि हमारा ये जो भी है, आप देखिए इसको बेस बनाइएगा, इसको हाइट बनाइएगा, इसको हाइपोटेनस बनाइएगा, तो हम एक चीज़ बताते हैं, परपेंडिकुलर हाइट जो है। अब देखिए बता दें, ये वाला चीज़ अगर आप लेके चल रहे हैं तो ट्रायंगल पहचानने में मुश्किल होगा। अभी जो मैं बताने वाला हूँ सारा झंझट दो, कोई जरूरत नहीं कोई याद करा लल कक्का, ठीक है। साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टेन थीटा इक्वल लंब बटे आधार, ये सब जो कोई भी चीज़ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तब। वैसे इंग्लिश में भी याद करने का तरीका होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे लोग याद करता है। देखिए इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे अपना काम करते हैं। जैसे देखिए अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री में लोग क्या चीज करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक ट्रायंगल होता है और वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का जो भी तीनों एंगल है और 3 साइड होगा, तो उसके तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में कैसे रिलेटेड है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। देखिए उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब जरा यहाँ पे ऐसे देखो, अगर हम लोग इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, नाम कर देते हैं ए बी और सी। अब हम लोग यहाँ पे एंगल सी के साथ चलेंगे। अगर हम बोले देखिए एंगल क्या है सी, अब हम बोले ये काम करो, आप क्या चीज करो, आप एक काम करो, ये एंगल सी है, तो एंगल सी से अगर सीधा चला जाएंगे तो क्या चीज मिला हम लोग को, एक भुजा मिलेगा। इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल ए, सॉरी एंगल सी। ये जो भुजा है, आप खुद देखो, ये जो भुजा है ये एंगल ए के क्या चाहिए, अपोजिट है, तो इस भुजा को हम लोग क्या चाहिए बोलेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि ये भुजा का नाम बताइए इसके अकॉर्डिंग, सी के हिसाब से आप इसका नाम बताइए, तो सिंपल सा बात यही बोलेंगे कि ये जो भुजा है सी के क्या चाहिए, ठीक अपोजिट है। अगर हम ये बोले चलो ठीक है एंगल यही रहना चाहिए, लेकिन अब आप क्या चाहिए करो, इस वाले साइड का नाम बताओ, तो इसको क्या चाहिए बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एक साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एकदम आसान सा बात है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक और हम लोग लेते एग्जांपल, अगर ही ट्रायंगल को हम लोग इस तरह लेते ए बी और सी, एक काम करते पहले इसको हिंदी लिख लेते, इसको हम लोग हिंदी में क्या चाहिए बोलेंगे, कोण सी की संलग्न भुजा, और इसको हम लोग हिंदी में क्या चाहिए बोलेंगे, कोण सी की सम्मुख भुजा। अब जरा देखो आप, अब यहाँ पे ये जो चीज है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम लोग एंगल ए से बात करें तब, अब आपसे कोई पूछे अच्छा ये बच गई, ये क्या चीज भाई मेरे हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व, ठीक है। अगर आपसे पूछे नहीं अब हमको एंगल ए के अकॉर्डिंग तीनों भुजा का नाम बताओ, एंगल एक को आप नोटिस करो और उसके हिसाब से इसका भी नाम बताओ, इसका भी नाम बताओ और इसका भी नाम बताओ, चलो ठीक है सबका नाम बताते हैं। तो देखिए अगर एंगल ए से सीधा सीधा जा रहे हैं तो हमको क्या चीज मिल गया, ये वाला भुजा मिला, क्या चीज मिला, बी सी। तो ये एंगल ए के क्या चीज है, अपोजिट है, तो इसका नाम क्या चीज हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब एंगल ए की सम्मुख भुजा। अगर आपसे ये पूछे चलिए ठीक है एंगल ए को आप रहने दो, एंगल ए को आप रहने दो और ये जो भुजा है ए बी का नाम बताओ, तो सिंपल सा बात है इसका नाम क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये एंगल ए के क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड, एकदम बगल वाला, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस, बोले तो कर, इसको क्या चाहिए बोलेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, कोण ए की संलग्न भुजा। जरा देखो आप ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने अभी एंगल से भुजाओं का नाम लिखना सीखा,
हमने क्या सीखा कि हम लोग कैसे एंगल से भुजाओं का नाम लिख सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे कोई पूछे, देखिए आपको बोल रहा है कि क्या चीज करना, आप पहले एंगल ए पे को पकड़ लो, पहले एंगल ए को हमने पकड़ लिया और बोल रहा है हमको कि काम करो आप ये जो ए बी का नाम बता दो। अरे ए बी का नाम कैसे बताना है भाई, सी के हिसाब से बताना है। किसके हिसाब से, सी के हिसाब से। तो चले गए हम ए बी का नाम बताने, तो क्या देखें कि जो यहाँ पे ए बी है वो सी के क्या चीज अपोजिट है, तो इसको हम लोग बोल दिए साइड अपोजिट टू एंगल सी, कि एंगल सी का अपोजिट वाला भुजा है। एकदम सिंपल सा बात है, सी है, सी के अपोजिट वाला भुजा है, नाम हो गया इसका। पूर्व पूछ रहा है सी को ही पकड़े रहो आप, और किसका नाम बताओ, बीसी का नाम बताओ। तो हमने क्या बता दिया, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ये एंगल सी का एडजेसेंट साइड है। हिंदी में इसका नाम क्या चाहिए, कोण सी का संलग्न भुजा, और ये उल्टा है तो इसको क्या चाहिए बोलेंगे, कोण सी का सम्मुख भुजा। एकदम आसान सा बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे से आपसे कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी एंगल पूछे आप समझ लो, आपको जो भी एंगल पूछे, अगर इस तरह से ये फिगर है, आपको अब कैसा भी फिगर देके अगर एग्जामिनर सोचे कि आपको बुड़बक बना दे तो अब पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पर हम लिख दे पी क्यू आर, अब हमको बोल रहा है कि आप आर से बताओ, आर से नाम बताओ, तो अगर आर से हमको इसका नाम पूछेगा तो इसका नाम क्या चीज बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये जो है एंगल आर का क्या चीज अपोजिट साइड है, जिसको बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल आर, या फिर एंगल कोण आर की सम्मुख भुजा। अगर हमको पूछेगा इसका नाम बताइए जरा, तो सिंपल बता देंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल आर, एंगल आर की संलग्न भुजा। और पूछेगा ये बताइए, तो जो सबसे लंबा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। खत्म हो गया। अब यहाँ की बात आप सोच रहे होंगे कि हमने लेकिन कुछ पढ़ाई, साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़ाई नहीं, अब पढ़ेंगे ना। और अब जो है आपको ये सब सारा समस्या ही खत्म कर देंगे। जरा देखिए, अगर आपसे अब ये पूछे एंगल ए का साइन, अगर आपसे ये पूछ रहा है एंगल ए का साइन बताओ, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ कोण ए, साइन ऑफ कोण ए, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे तो ये बताओ, अगर आपसे ये पूछे कि आप ये बताओ कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसी को हिंदी में लिख देते हैं हम लोग, कौन ए का कोसाइन, अच्छा 10 का भी लिख देते हैं। अगर आप ये पूछ दें टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कौन ए का टेंजेंट बताओ। तो देखिए अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि साइन, ये SINE है, कंफ्यूजन नहीं होना, ये SINE है। अगर पूछे SINE साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का साइन बताओ आप, तो सिंपल सा बात है, कहां से पूछ रहा है, एंगल ए से, एंगल ए के पास जाएंगे हम लोग। और एंगल ए का साइन क्या चाहिए होता है, एंगल ए की सम्मुख भुजा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, और बटा में क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनस। ये हो गया। तो सिंपल सा बात, अब देखिए यहां से सारा काम क्लियर होगा। अगर हमको ए का साइन पूछ रहा है तो ए का साइन पूछता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एंगल ए का क्या चलिए थे, सम्मुख भुजा, अपोजिट साइड लेते हैं और बटे करते हैं हाइपोटेनस। अगर हमको पूछता है कोसाइन बताओ एंगल ए का, अगर एंगल ए का कोसाइन पूछता है तो हम लोग क्या चीज करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंगल ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, बटे यहां भी क्या करता है, हाइपोटेनस। अब भले ही आप इसको ऐसे कर लो, अपोजिट साइड है यहाँ पे क्या चाहिए, अपोजिट साइड, तो भले ही आप अपोजिट साइड को लंब बोल लो, इसको कर्म बोल लो, वही है, लेकिन यहां से आपको कभी दिक्कत नहीं होगा कि साइन बराबर क्या चीज करते हैं। तो जिस भी एंगल का हमको साइन पूछे, जिस भी एंगल का पूछे, जिस भी एंगल का साइन पूछेंगे उसका अपोजिट साइड लेंगे और क्या चलेंगे, हाइपोटेनस। जिस भी कोण का हमको कॉस पूछे, कोसाइन पूछे, हम लोग क्या चीज करेंगे, उसका संलग्न भुजा लेंगे, एडजेसेंट साइड लेंगे और बटे क्या चीज करेंगे, कर्व। कोई सा भी शेप अगर आपसे गलती से अगर ऐसे पूछ ले कि आप एक काम करो जरा इस शेप का जरा के बारे में कुछ बताओ आप, यहां पे है ये पूछ लिया ABC, आपसे पूछ रहा है क्या चीज बताओ आप, साइन ऑफ एंगल ए जरा बता दो, साइन ऑफ एंगल ए।
तो साइन ऑफ एंगल ए क्या चाहिए, पहले इसके अपोजिट साइड जाएंगे हम, ए से अपोजिट साइड पे चले जाएंगे तो अपोजिट साइड पे क्या मिल जाएगा, सी बी मिल जाएगा। उसके बाद क्या चलेंगे लोग, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या मिल जाएगा, ए सी। देखिए कमाल, लंब, ये सब जो क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, लल कक्का कोई सबका काम नहीं, काम तमाम, सब यहाँ पे सेट है, वो सबका काम ही नहीं, एकदम आसान है। तो आपको खाली ये समझना, अगर आपको गलती से कभी कॉस पूछे, अगर इसी में आपको कॉस पूछेगा, एक काम करो भाई, बहुत जानते हो तुम, जरा ये बताओ कोसाइन ऑफ एंगल ए बताओ, सॉरी सी से करते इसको, कोसाइन ऑफ एंगल सी करो आप, तो सिंपल सा बात है, हमको सी ना पूछ रहा है तो हम देखेंगे कॉस के लिए क्या चीज करते हैं हम लोग, एडजेसेंट साइड लेते हैं, संलग्न भुजा, तो सी के साथ संलग्न भुजा कौन है, सीबी है। कौन सा है, सीबी है। और हाइपोटेनस लेते हैं, हाइपोटेनस क्या चाहिए, एसी, हमारा काम हो गया, एकदम आसान सा है। और अगर यही हमको 10 पूछे तो 10 में क्या कमाल होता है, हम लोग ये पढ़े, अगर वैसे आगे जाके पढ़ेंगे, अभी कर लेते हैं। अगर हमको इसका पूछे तो इसमें क्या चीज करते हैं, तो इसमें सिंपल सा बात होता है, क्या चीज होता है, कोण ए का सम्मुख भुजा, यहां पे क्या चीज करते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए बटे एंगल ए का संलग्न भुजा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, काम हो गया हमारा। अब इसी को आप बोल दीजिएगा लंब, इसी को आप बोल दीजिएगा आधार, उसे कोई मतलब, अब ये समझना, अगर हम इसी में हमको 10 पूछे, अगर आप ये पूछेगा आप 10 सी बताओ, क्या चाहिए बताओ, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए बताओ, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए का हमको टेंजेंट पूछ रहा है, तो टेंजेंट के लिए हम लोग क्या चाहिए पड़े कि ए से सबसे पहले हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, अपोजिट साइड, तो ए से चले जाओ अपोजिट साइड, तो क्या चाहिए मिलेगा, सी बी मिलेगा। उसके बाद ए से अब कहाँ चले जाओ, एडजेसेंट साइड पे, तो ये हो गया एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड क्या छूट जाएगा, ए बी, हमारा काम हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप इसको कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का आधा समस्या आपको खत्म, क्योंकि चैप्टर 1.8 में यही पहचानने में बहुत सारे को बहुत को दिक्कत होता है, और लोग ये पहचानने में कि अगर एंगल ए बन रहा है तो बेस ये होगा, ये होगा, अरे कोई मतलब नहीं है, बेस आधार लंब कर्ण सब गया, सब टाटा बाय, पिकनिक कभी नहीं आएगा, ऐसा पिकनिक में गया कि कभी नहीं आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये सब ये अगर हमको साइन निकालना है, और इसी को ये जो इतना लंबा नाम लिखा हुआ है इसी का एब्रीविएशन हम लोग यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म, और ये साइन को खाली साइन लिखते हैं। और जो कोसाइन है इसी का एब्रीविएशन यूज करके ये जो इतना बड़ा कोसाइन लिखा हुआ है इसको हम लोग सीधे लिखते हैं कॉस, और जो इतना बड़ा जो टेंजेंट लिखा हुआ इसी को हम लोग संक्षिप्त करके एब्रीविएशन करके क्या करते हैं, 10। और यही आप पढ़ते हो, यहाँ पे यही पढ़ते हो, ऐसे इसको डायरेक्ट लिखोगे साइन ए लिखोगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे कोस ए, इसको डायरेक्ट क्या चीज करोगे, एंगल ए का ही बात करें तो क्या चीज करोगे, 10 ए। तो ये सब एब्रीविएशन है, नाम तो ऐसे होता है, साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, सेकेंट होता है, कोसेकेंट होता है, और कोटेंजेंट होता है। तो ऐसे तो पूरा नाम हम लोग यूज करते हैं एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में, उतना लंबा लंबा बार बार कौन लिखेगा, ऐसे बार बार कौन लिखेगा, इसीलिए तो हम लोग का काम एकदम छोटा सा में चलता है। तो यही था हमारा, यहाँ के बाद आपको कोई रोक सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई नहीं, अगर आप इतना ध्यान में रखे हो। एक काम करते 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो हमारा खत्म हो गया, जैसे देखिए और कुछ कर लेते हैं, और बाद में हम लोग यही जो है चीज़ अभी सब कुछ समझ गए, हम लोग यही ना पढ़ते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंड और ये कोटेंजेंट। जरा देखिए, तो इतना लंबा लंबा नाम कौन पढ़ेगा। और ये भी जान लो आप कि जो साइन है कोसेकेंड का क्या चाहिए होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये इसका रेसिप्रोकल है, और 10 कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल। लेकिन हम लोग ये सब नाम नहीं यूज़ करते, इसके जगह पे हम लोग सीधे यूज़ करते हैं साइन, और साइन का उल्टा बोले तो रेसिप्रोकल क्या चाहिए होता है, कॉसेक होता है। कॉस पूरा कॉसाइन नहीं यूज़ करते, कॉस यूज करते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल क्या चाहिए होता है, सेक होता है। हम लोग टेंजेंट नहीं खाली 10 यूज़ करते हैं, 10 का अपोजिट क्या चाहिए होता है, कॉट, कोटेंजेंट नहीं सिर्फ कॉट यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे काम हमारा हो गया आसान। अब जी देखिए, अगर बात करेंगे ये सब क्यों होता है, तो सिंपल सा बात है, अगर हम लोग यही निकाल रहे थे साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, तो सिंपल सा क्या चाहिए पड़ेगी इसके लिए, सम्मुख भुजा बटे हाइपोटेनस। अगर हमको यही पूछता
क्या बताओ, कॉसेक ऑफ एंगल ये बताओ। तो क्या चीज करेंगे, इसी को उल्टा कर देंगे। क्या चाहिए, हाइपोटेनियस ऊपर चल जाएगा और ये समभुजा क्या चाहिए, नीचे आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या चाहिए, रेसिप्रोकल। अब देखिए अभी यहाँ छोड़ने वाले नहीं है, चैप्टर को पूरा रगड़ेंगे हम, पूरा एकदम एक कर देंगे सब कुछ। देखिए अभी तक तो हमने बेसिक पढ़ा, अगर ये बेसिक आपके दिमाग में गया है, अगर ये सब आप ऐसे अगर रिलेशन निकालना सीख जाते हैं, फिर आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस भी कुछ नहीं है, और इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपके लिए कुछ नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तब, और हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे उस चीज़ को। बस अभी के लिए इतना ही, ये तो बस इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको पता चले, आप 4 लोगों को बताओ कि कुछ ऐसा होता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। J.F. हार्वर्ड क्या बताना चाहते थे, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसीलिए कहा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।